नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय स्नातक डिग्री कार्यक्रम वैकल्पिक पाठ्यक्रम ग्राम विकास बड़े 101 भारत में ग्राम विकास खंड 3 विकास की प्रकृति और प्रक्रिया। इकाई 1 ग्राम विकास की संकल्पना अर्थ प्रकृति और ग्राम विकास का क्षेत्र 1.0 उद्देश्य। इस इकाई का उद्देश्य ग्राम विकास के संकल्पनात्मक आधारों का वर्णन करना है। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप ग्राम विकास की संकल्पना को स्पष्ट कर सकेंगे। ग्राम विकास के बहुआयामी, बहुमुखी और लचीली प्रकृति का वर्णन कर सकेंगे। ग्राम विकास के उद्देश्यों को समझ सकेंगे। ग्राम विकास के विभिन्न क्षेत्रों का विश्लेषण कर सकेंगे और न्याय संगत समृद्धि के लिए अन्य क्षेत्रों की खोज करना जहां पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है उसे जान सकेंगे। 1.1 प्रस्तावना। सबसे प्रथम ग्राम विकास लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है क्योंकि उनकी अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और उन लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। द्वितीय, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं और तृतीय, देश के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र के विकास को तुरंत सक्रिय और गति देने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। हमने यहाँ व्यापकता से बताया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तीसरी दुनिया के स्वतंत्र हुए देशों ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। जब यहाँ ग्राम विकास की संकल्पना सामने आई और ग्रामीण क्षेत्रों का पुनर्निर्माण पर विशेष बल दिया गया था, लोगों द्वारा ग्राम विकास पर विशेष ध्यान देने के संबंध में अनेक कारक जिम्मेदार हैं। इनकी सूची नीचे दी गई है। 1. इन देशों के बहुसंख्यक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, उन लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। 2. समृद्धि और विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को संभावित केंद्रों के रूप में देखा गया था और 3. अर्थव्यवस्था के संपूर्ण विकास को इसके तहत माना गया था। इस इकाई में ग्राम विकास की मूल विशेषताओं की रूपरेखा की परिकल्पना की गई है जो कि बहुआयामी, वामुखी और प्रकृति में अत्यंत लचीली है। यह एक परिचयात्मक इकाई है जिसमें ग्राम विकास के विभिन्न अर्थों, प्रकृति और क्षेत्र को स्पष्ट करने का भरसक प्रयास किया गया है। 1.2 पृष्ठभूमि डैश। जब से ग्राम विकास उद्गम ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के रूप में हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की परंपरागत संकल्पना के विकास के केंद्रों की व्यावहारिकता नहीं रही है। विकास स्वयं या अपने आप समाज के सभी वर्गों को समृद्ध करने और उनको खुशहाल बनाने को सुनिश्चित नहीं करता है, क्योंकि यह केवल उत्पादन में वृद्धि का संकेत देता है या उसको प्रकट करता है। यह वितरणात्मक ढांचे को स्पष्ट नहीं करता है जो कि विकास के लाभों को दर्शाता है और जनसंख्या विभिन्न वर्गों के विकास को बताती है। इस संबंध में वितरणात्मक न्याय की संकल्पना यह मांग करती है कि सभी को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं जिसमें कि जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए विकास के लाभों को सुनिश्चितता की गारंटी प्रदान की जा सके और समाज के विशिष्ट वर्ग के लिए विशेष ध्यान देने के प्रयासों पर बल देती है जो लोग सबसे निम्न स्तर पर है और वे लोग खुली प्रतिस्पर्धा के योग्य नहीं हैं कि स्वतंत्र रूप से विकास के लाभों को प्राप्त कर सकें अथवा उनमें अपनी भागीदारी ले सकें। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहद अंतर होता है और अधिकतर लोगों की ये सामान्य विशेषताएं कि इन देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की स्थिति बेहद दयनीय होती है। इसके साथ ही व्यापकता से फैली हुई गरीबी, निम्न आय, जनसंख्या की अधिकता, बेरोजगारी, खराब स्वास्थ्य स्थिति, निम्न उत्पादकता, वर्षा जल पर कृषि पर निर्भर होना तथा लगभग सभी लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों की असमानता और व्यापक शोषण और प्रमुख रूप से सामाजिक और आर्थिक समस्याएं मौजूद होती हैं। यह तो 1970 के दशक में पता लगा लिया गया था अथवा जानकारी हो गई थी कि ये सब समस्याएं मात्र आर्थिक पिछड़ेपन के कारण नहीं थीं अपितु ये सब मुख्य रूप से उपयुक्त संरचनाओं के कारण बनी हुई थीं। इसके लिए उदाहरण दिए जा सकते हैं जैसे कि समुचित वित्तीय संस्थान, बेहतर सिंचाई की सुविधाएं, आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग, HIV बीजों का प्रयोग,
समुचित आपदा प्रबंधन की सुविधाएं उपलब्ध की जाएं। इस तरह से यह निसंदेह है कि कृषि उत्पादन की वृद्धि में इनकी अत्यंत आवश्यकता है और इस तरह से बाढ़, अकाल और सूखा पड़ने के जोखिमों में निश्चित रूप से कमी आएगी। इस तरह से अपने आप ही ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता चला जाएगा। इसके बाद परिवहन सुविधाओं तथा संचार के साधनों के विस्तार से त्वरित ग्रामीण उद्योगीकरण करने से बहुत ही सरलता होगी और आसानी से लोगों को समान रूप से लाभ मिलने लगेगा। इसके साथ ही ग्रामीण जनसंख्या विशेषकर गरीब ग्रामीणों के दयनीय जीवन स्तर में कुछ सुधार लाने के लिए समुचित वितरण और बाजार व्यवस्था, ग्रामीण नगरीय योजना या नियोजन, विद्यालयों की संख्या में विस्तार करना अथवा वृद्धि करना, स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना, भूमि का समान रूप से वितरण करना यानी कि भूमिहीनों को भूमि का आवंटन करना और अन्य संपदाओं के वितरण और उनके समान रूप से उपयोग और उपभोग की व्यवस्था करने से वास्तव में ग्रामीण लोगों के जीवन में आधारिक अथवा बुनियादी परिवर्तन आ जाएगा। ग्राम विकास के लिए विभिन्न लोगों द्वारा किए गए प्रयासों की असफलता और सफलता की कहानियों यह दर्शाती हैं कि ग्राम विकास के लिए अपनाई जाने वाली कार्यनीतियों के लिए व्यवस्थित, एकीकृत और संयोजित और सामूहिक प्रयासों की अत्यंत आवश्यकता है, जिसके दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, जिसमें पहला उत्पादन में वृद्धि करना और उसका समुचित वितरण करना और साथ ही साथ अन्य हित और कल्याण करने के लिए ग्रामीण लोगों का संपूर्ण मानव विकास करना है। 1.3 ग्राम विकास का अर्थ। ग्राम विकास को ग्रामीण लोगों और ग्रामीण क्षेत्रों का संपूर्ण विकास करने के रूप में सरलता से परिभाषित किया जा सकता है। आपको यह पता चलेगा कि ग्राम विकास की ऐसी कोई परिभाषा निश्चित नहीं है जिसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाए और इस शब्द को विभिन्न प्रकारों से प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, इसका योजना विकल्प या नीति के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि संकल्पना, परिघटना, कार्यनीति और विषय के रूप में इसका व्यापकता से प्रयोग किया जाता है। योजना, मॉडल या विकल्प अथवा नीति के रूप में प्रयोग करने का अर्थ यह है कि एक स्वयं के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों का समूह जिसको सावधानी के साथ प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इसके दो पहलू हैं, पहला प्राथमिकताओं की पहचान करना और दूसरा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रचना तंत्र विकसित करने की आवश्यकता होती है। इस तरह की धारणा को भारत के योजना आयोग ने अनेक बार अपने प्रस्तावों और मसौदे में प्रदर्शित किया है। हैरिस का मानना है कि ग्राम विकास एक नीति और प्रक्रिया है जिसको विशेष रूप से आर्थिक विकास के लिए अभिकल्पित किया है या उसका डिजाइन किया गया है। वह कृषि विकास के स्थान पर ग्रामीण आर्थिक विकास का पक्ष रखते हैं और उसी को स्वीकार करते हैं और इसमें अन्य पक्षों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसे कि कृषि उद्योगों, कुटीर उद्योगों आदि को सम्मिलित करते हैं। इस तरह का विकास अन्य विकासों से बेहतर और व्यापक होता है जो लोगों का संपूर्ण हित और कल्याण करता है। भारत में 1950 के दशक के आरंभ में ग्राम विकास को कृषि विकास के रूप में माना जाता था, क्योंकि उस समय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कृषि अर्थव्यवस्था का प्राधिकार था, क्योंकि भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3/4 योगदान रहा है। परंतु इसके तुरंत बाद ही यानी कि 60 के दशक में यह धारणा सामुदायिक विकास की ओर चली गई थी और यह सामुदायिक विकास के लिए प्रचालित हो गई थी। प्रक्रिया के रूप में ग्राम विकास एक अंतहीन मार्ग है। टेलर ग्राम विकास की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि यह लोगों के हितों और कल्याण की एक प्रक्रिया का नाम है। ग्राम विकास को विकास की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा चुका है। इसमें प्राकृतिक और मानव संसाधनों का प्रयोग करना, प्रौद्योगिकियों की संरचनात्मक सुविधाओं, संस्थानों तथा संगठनों को सम्मिलित करना और सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना ताकि इन सब साधनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास गति प्रदान कर सकें। परंतु उन्होंने ग्राम विकास के लिए आर्थिक विकास के महत्व पर अत्यधिक बल दिया है। कतार सिंह, 1986। यह प्राकृतिक विकास का जो परिदृश्य है जो कि विभिन्न व्यावहारिक, प्रौद्योगिकीय, आर्थिक बल और सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं के बीच होने वाली अंतःक्रिया का प्रतिफल है या उसका परिणाम है। इस ग्राम विकास को विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। संकल्पना के रूप में यह एक व्यापक चित्र है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के सभी तरह के विकास को अपने अंदर समाहित करता है। इसका विस्तार कृषि और आर्थिक विकास को मिलाकर मानव के उत्थान को पूरा करने की सीमाओं तक जाता है। अर्थव्यवस्था की मूल प्रकृति,
कृषि और उद्योगों की गतिशीलता तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संरचनात्मकता में अंतर के भेद को शापित करता है। ग्राम विकास की लचीली प्रकृति अनेक मुद्दों को अपने में शामिल करने की स्वतंत्रता देता है, जैसे कि मानव अधिकार, ग्रामीण पर्यावरण, आत्म प्रतिष्ठा और आत्मनिर्वाह जैसे नए आयामों को अत्यंत महत्व देता है। यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानकों के स्तर पर ग्राम विकास की परंपराओं का विश्लेषण तथा प्रगति का मूल्यांकन करता है। एक विषय के रूप में ग्राम विकास ग्रामीण क्षेत्रों की ग्रामीण जनसंख्या के कल्याण के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रमुख विषय है। यह प्रकृति में बहुविषयक विषय है। एक विषय के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक स्थितियों का व्यापक अध्ययन है। इसके इतिहास के परिदृश्य और क्षेत्रीय विभिन्नताओं के अंतर्गत एक व्यक्ति यह निश्चित कर सकता है कि वर्तमान की आवश्यकताओं और भविष्य की मांगों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम विकास एक प्रमुख समाचार है जो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हम सबके समक्ष प्रस्तुत करता है। एक कार्यनीति के रूप में ग्राम विकास ग्रामीण क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। विश्व बैंक क्षेत्र का पत्र, जिसका शीर्षक ग्राम विकास है, यह उन मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालता है कि ग्राम विकास एक कार्यनीति की अभिकल्पना करता है जो कि एक विशिष्ट लोगों के समूह यानी ग्रामीण गरीबों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुधार लाता है, उसमें बदलाव लाता है। यह गरीबों में से भी अत्यंत गरीबों को विकास का लाभ पहुंचाता है, विशेषकर वे लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपने जीवन निर्वाह के लिए रोजगार की तलाश में होते हैं। इस विकास के अंतर्गत लघु स्तर के किसानों, काश्तकारों और भूमिहीनों को सम्मिलित करता है। रॉबर्ट चेम्बर्स भी ग्राम विकास को एक कार्यनीति के रूप में परिभाषित करते हैं जो एक विशेष लोगों के समूह, गरीब ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों को अपने स्वयं के लाभ के लिए कार्य करता है और अपने बच्चों के लिए जितना वे चाहते हैं और जिसकी उनको आवश्यकता है। इसके दो पक्ष है। पहला यह है कि यह समझता है कि ग्रामीण गरीब लोगों को विकास का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसमें मुख्य कारण अमीर और गरीब के बीच जो खाई है उसको समाप्त करना है, उसे दूर करना है, जिसमें कार्यक्रमों के स्वरूप, पैकेजेस और सहायता या आर्थिक अनुदान के रूप में जो कि उनके लिए उपयुक्त है उसके लिए रचना तंत्र के प्रकारों को विकसित करना, अर्थात गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और रोजगार गारंटी योजनाओं को लागू करना और उन पर विशेषतः ध्यान देते हुए कार्यों का निष्पादन करना है। दूसरा पक्ष यह है कि लोगों के जीवन स्तर की स्थितियों में सुधार के लिए संरचनाओं का निर्माण करना और आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है। ग्राम विकास की कार्यनीति के रूप में निम्नलिखित पहलुओं अथवा पक्षों को शामिल किया गया है। क. लक्ष्य स्थापित करना और नियोजन करना। ख. संसाधनों को सक्रिय या संचालित करना। ग. एकीकृत स्वरूप में सेवाओं के प्रावधानों का निर्माण करना। घ. उत्तरदायित्वता को प्रदर्शित करने के माध्यम से अच्छा प्रशासन देना। ग्राम विकास की संकल्पना और अर्थ को परिभाषित करने में जो भी मतभेद या भिन्नता रही हो, इसमें व्यापक विचारों को शामिल किया गया है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य रहे हैं। क. ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। ख. जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच मौजूद असमानता को कम करना। ग. ग्रामीण गरीबों के होने वाले शोषण को समाप्त करना। घ. कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि करना। ड. गरीबी को कम करना। च. रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करना। छ. समुचित संरचनाओं को विकसित करना। 1.4 ग्राम विकास की प्रकृति। ग्राम विकास एक बहुआयामी विषय है। इसके कम से कम 3 प्रमुख पक्ष हैं। पहला, कृषि उत्पादन और ग्राम उद्योगों को विकसित करना। दूसरा, संपदाओं का समान वितरण करना और तीसरा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मूल सुविधाओं को उपलब्ध कराने के माध्यम से ग्रामीण लोगों को खुशहाल बनाना, उनका हित कल्याण करना। ग्राम विकास एक अंतहीन प्रक्रिया है। इसमें नए क्षेत्रों को शामिल करने के लिए हमेशा संभावना बनी रहती है। प्राकृतिक, जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी शक्तियों को प्रस्तुत करके परिवर्तन करना, जिसके परिणाम स्वरूप ग्राम विकास के हमेशा नए आयाम कार्य निष्पादन करते हैं।
ग्राम विकास एक विषय के रूप में एक मानकीय विज्ञान है जिसमें क्या होना चाहिए और किस वस्तु की आवश्यकता है कि दर्शन में विश्वास किया जाता है। यह नीति निर्माता के सिद्धांत के पथ का अनुगमन करता है और हमेशा ही ग्रामीण लोगों के हित और कल्याण के लिए नए तरीके तथा उनके विकल्पों की खोज में व्यस्त रहता है। ग्राम विकास कल्याणकारी राज्य के लिए संरचनात्मक साधन है जहाँ पर राज्य अपने नागरिकों के लिए मौलिक सुविधाओं के सभी प्रकारों और सुख सुविधाओं को उपलब्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्राम विकास जमीनी स्तर के विकास के दर्शन में विश्वास करता है। यह समाज के विभिन्न वर्गों और संस्थाओं के बीच संबंधों आगत निर्गत या निवेश और उत्पादन के रूप में कार्य करता है। विकास के लिए मॉडल के विभिन्न स्वरूप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में और एक समय से दूसरे समय में विभिन्न रूप के हो सकते हैं अथवा बदल सकते हैं। यह तत्कालीन आवश्यकताओं और नीति निर्माताओं के द्वारा स्थापित लक्ष्यों से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में ग्राम विकास की प्रारंभिक स्थिति में उसे कृषि विकास के रूप में पहचान की गई थी जिसके माध्यम से खाद्य समस्या की आवश्यकता की पूर्ति करनी थी और इसके पश्चात सामुदायिक विकास और फिर गरीबी उन्मूलन करना रहा है और अब पंचायती राज के माध्यम से लोगों को विकास की भागीदारी में शामिल करना है। क्षेत्रीय आधार पर विकास के लिए ग्राम विकास की पहचान एक प्रभावशाली क्षेत्र के रूप में की गई है और संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए रचना तंत्र को विकसित किया गया है। सूक्ष्म स्तर की परियोजनाएं और समुचित कार्यक्रमों को स्थानीय क्षेत्रों में आरंभ किया जाता है और यह सब राष्ट्रीय स्तर की नीतियों को सूत्रबद्ध करने के अत्यंत आवश्यक अंग है। ग्राम विकास अत्यधिक आवश्यक रूप से ग्रामीण गरीबों के साथ संबद्ध है। ग्राम विकास की प्रकृति मूल रूप से नैदानिक है। यह तत्कालीन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है और ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पहचान करता है और नियोजन या योजना के दृष्टिकोण का अनुगमन करता है। यह ग्रामीण लोगों की जन्मजात क्षमता की पहचान करता है, उसको ज्ञापित करता है और जिसमें केवल सहायता की आवश्यकता होती है। यह केवल उन तथ्यों का विश्लेषण करता है जिसमें गरीबों के लिए उपलब्ध समान अवसरों को बाधित किया जाता है, अर्थात जिसमें प्रवेश के लिए प्रतिबंधित किया जाता है और उनका शोषण किया जाता हो इत्यादि इसमें सम्मिलित हैं, किंतु यह बाधाओं को नष्ट करने के लिए रचना तंत्र का निर्माण भी करता है। ग्राम विकास के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि ग्रामीण समुदाय और अधिक प्रगति करें और उनमें आत्मविश्वास का ग्राम विकास की प्रकृति का संक्षिप्त सार यह निकाला जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की उत्पादन शक्ति और क्षमता में सुधार करने के लिए सभी संसाधनों को अच्छी तरह से प्रयोग किया जाए और समुदाय को इस योग्य बनाया जाए कि वे एक निश्चित समय के अंदर एक रचना तंत्र का निर्माण कर सकें ताकि वे ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर में सुधार ला सकें और अपनी प्रगति करने में स्वयं सक्षम हो जाएं। बोध प्रश्न -1 ग्राम विकास को परिभाषित करें। 1.5 ग्राम विकास के मूल मुद्दे। इसमें कुछ मुद्दे हैं जिनको ठीक से समझने की आवश्यकता है और ग्राम विकास कार्यक्रमों को सूत्रबद्ध करने से पहले उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये निम्न प्रकार हैं। 1. गरीबी उन्मूलन। 2. रोजगार उत्पन्न करना। 3. उत्पादन में वृद्धि करना। 4. शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना। 5. समुचित संरचना का निर्माण करना। 6. प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग बल का निर्माण करना। 7. भ्रष्टाचार को समाप्त करना। 1.5.1 गरीबी उन्मूलन। गरीबी एक विश्वव्यापी समस्या है। विकासशील और अल्प विकसित विश्व के ग्रामीण क्षेत्रों में यह बहुत ही भयानक स्थिति में है। गरीबी विकास की धीमी विकास गति का परिणाम है और इसके साथ ही ग्रामीण लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच लाभों का असमान वितरण भी एक बड़ा कारण है। गरीबी की परिभाषा जीवन की स्थिति और व्यवहार के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि कुपोषण, भूखमरी, खराब स्वास्थ्य, रोगों की भरमार, निरक्षरता तथा मलिन बस्ती या खुले आसमान के नीचे जीवन बिताना या रहना है। विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष मैकनायरा लिखते हैं कि गरीब किसानों की हजारों करोड़ों की जनसंख्या का जीवन न तो संतुष्टिपूर्ण है और न ही अच्छा जीवन है। भूखमरी और कुपोषण उनके परिवारों को नष्ट कर रहे हैं। निरक्षरता उनके भाग्य से जुड़ी हुई है। रोग और मृत्यु वहां प्रायः आते रहते हैं या फिर लंबे समय तक बने रहते हैं और तुरंत फिर लौट आते हैं। गरीबी मानवता को नष्ट कर देती है। इसमें कोई शंका नहीं है कि भारत ने अपने यहाँ की गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है।
इसने सन 1983 में ग्रामीण जनसंख्या का 50.4% तथा सन 2004 में 28.3% की कमी की है, किंतु अभी भी गरीबी की स्थिति बहुत ही ऊंची बनी हुई है। इसमें कोई शंका नहीं है कि गरीबी का प्रतिशत कम हुआ है, किंतु पिछले 3 दशकों में इसकी गति बहुत ही धीमी रही है, अर्थात सन 1973 में यह 2,61,290 लाख थी तथा 2004 में केवल 2,203.24 लाख ही कम हो पाई है। इस तरह से यह गति एक तरह से नगण्य ही जैसी रही है। 1.5.2 रोजगार उत्पन्न करना। ग्रामीण बेरोजगारी में वृद्धि होना वास्तव में किसी भी सरकार और नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। उदाहरण के लिए घरेलू कृषि मजदूरों में बेरोजगारी भयंकर स्थिति में बढ़ी है, जैसे कि सन 1983-94 में 95% से सन 2004-05 में 15.3% की दर में वृद्धि हुई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना मसौदा भाग प्री 63 डंडा लाभदायक रोजगार उत्पन्न करने या फिर उपलब्ध कराने की दिशा में यह आवश्यक है कि अधिकतम संभावित रोजगार कृषि गतिविधियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं, जैसे कि बहुफसल ढांचे का निर्माण करना, बागवानी या उद्यान लगाना, पैदा करना या वृक्षारोपण, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग और वानिकीकरण कार्यक्रमों को लागू करने के साथ गैर कृषि क्षेत्र में भी संभावित रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए गतिविधियों को आरंभ किया जाना चाहिए। इसमें कृषि आधारित उद्योग, ग्रामीण कारीगरी, स्वरोजगार के लिए अवसरों का निर्माण करने की आवश्यकता है। 1.5.3 उत्पादन वृद्धि। ग्रामीण क्षेत्रों का संपूर्ण विकास करने के लिए कृषि संबंधी उत्पादनों की वृद्धि करना अत्यंत आवश्यक है। अधिशेष या अतिरिक्त उत्पादन करने से किसानों की आय में वृद्धि होगी। इससे केवल उनके जीवन स्तर में ही सुधार नहीं आएगा, बल्कि अन्य क्षेत्र में मांग गति में तेजी आएगी, उसमें वृद्धि होगी। इससे खाद्य सुरक्षा निश्चित होगी, बल्कि जनसंख्या वृद्धि का दबाव भी निश्चित रूप से कम होगा। हाल के वर्षों में कृषि उत्पादनों में कमी आई है या इसमें रुकावट आई है, यह नीति निर्धारकों के लिए चिंता का विषय है। खाद्य अनाज उत्पादन की वृद्धि द्वारा खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती है, बल्कि इसके साथ ही बेहतर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, बाजारीकरण सुविधाएं, भंडारण सुविधाएं और अत्यधिक भंडारण करने जैसे एक तरह के उपाय हैं, और दूसरी ओर तेजी से बढ़ने वाली जनसंख्या पर नियंत्रण करना नितांत और तुरंत आवश्यक है। बढ़ती हुई जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों में दबाव पड़ता है और जो भूमि धारण की हुई होती है उसका आकार छोटा पड़ जाता है, जो कि अनाधिकता, बेरोजगारी और गरीबी का प्रमुख कारण बनता है। इसे शीघ्र सीमित करने की आवश्यकता है। 1.5.4 शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। अधिकांश विकासशील देशों में निरक्षरता, खराय स्वास्थ्य की स्थिति और चिकित्सा सुविधाओं की कमी, यह सब इन मंशों के ग्रामीण क्षेत्रों की सामान्य विशेषताएं होती है। यह सब लोगों के तथा क्षेत्रों के विकास की सबसे बड़ी बाधा है। 1.5.5 पर्याप्त संरचना का निर्माण करना। ग्राम विकास के लिए समुचित संरचनात्मक सुविधाएं जैसे कि सड़कों का संजाल, परिवहन व्यवस्था, संचार, बिजली, बाजार परिसर और वित्तीय संस्थाएं जैसे कि बैंक इत्यादि अत्यंत आवश्यक हैं। सड़कों का संजाल, नेटवर्क और समुचित परिवहन सुविधाएं छितरे हुए गांवों को एक साथ जोड़कर सामाजिक आर्थिक लाभ पहुंचा सकते हैं, और यहां तक शहरी केंद्रों के आसपास होने से उनका सीधा संबंध स्थापित हो सकता है और परस्पर हितों को प्राप्त करने में आसानी होगी। इससे गांवों की दयनीय दशा में निश्चित रूप से कमी आएगी। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति और अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार यह स्पष्ट हुआ है कि केवल 1 करोड़ रुपए सड़क बनाने के लिए खर्च किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 1850 व्यक्तियों को लाभ हुआ और वे गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। इसी तरह की प्रवृत्ति संस्थान को चीन में भी देखने को मिली है। बिजली आपूर्ति को निश्चित करना या उसका निर्बाध संचालन करने से उत्पादों के भंडारण को लाभ होगा। घरों में रोशनी से जीवन सफल होगा। वहीं पर जहां पर पानी का प्रयोग भूमिजल से किया जाता है, यहां पर लघु सिंचाई करने में आसानी होगी। केवल इतना ही नहीं बल्कि आधुनिकीकरण की ओर जाने का अवसर भी मिलेगा।
कल्याणकारी राज्य के लिए ग्राम विकास एक साधन अथवा माध्यम है, इसलिए समाज के सभी वर्गों के लिए संरचनात्मक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 1.5.6 प्रशिक्षित कर्मचारी बल का निर्माण करना। ग्राम विकास कार्यक्रम अत्यधिक विविधताओं और जटिलताओं से भरा हुआ है। यह उन लोगों को विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए मांग करता है जो लोग विकास की गतिविधियों में सम्मिलित हैं। इसकी सफलता की मुख्य चाबी विश्वस्त, प्रतिबद्ध, प्रोत्साहित और प्रशिक्षित लोगों के दल के पास होती है जो लोग ग्राम विकास कार्यक्रम को अनुप्रयोग, अभ्यास तथा लागू करते हैं। इस संदर्भ में विकास कार्यक्रमों की कौशलों के विभिन्न स्तरों पर आवश्यकता होती है। 1.5.7 भ्रष्टाचार समाप्त करना। भ्रष्टाचार एक विश्वव्यापी परिघटना है तथा विकास प्रक्रिया में प्रमुख रूप से बाधक है। ग्राम विकास का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब एक शासन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हो अथवा अच्छा शासन हो। अच्छे शासन की परिभाषा देने में व्यापक रूप से आमने सामने के सभी पक्षों को सम्मिलित किया जाए। व्यक्ति और कार्य व्यापार के बीच तारतम्य और दूसरी ओर एक अच्छी सरकार या शासन होना आवश्यक है। इन सब को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित आयामों को शामिल किया जाना चाहिए। क. सरकार की विधि सम्मता। ख. सभी स्तरों पर पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। ग. सामाजिक आर्थिक सार्वजनिक सेवाओं को उपलब्ध कराने या देने में प्रभावपूर्ण दक्षता। घ. आवश्यक कानून व्यवस्था की स्थापना। 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव में लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च कोटि की स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, विशेषकर बालिकाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार के लिए कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। स्वच्छ और अच्छी कोटि का पेयजल, स्वच्छता, आवास तथा बिजली व्यवस्था की स्थिति अत्यंत खराब है, इसे ठीक किया जाए। इन सेवाओं को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रासंगिक प्राधिकारियों को इसके लिए सशक्त और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाया जाए तथा विशेषकर अल्पाय समूह को ये सेवाएं उपलब्ध कराते समय उनकी समुचित निगरानी की आवश्यकता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना मसौदा भाग प्री 225 डंडा। इसलिए यह आवश्यक है कि भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान निकालना या उसे रोकना चाहिए, जो कि ग्राम विकास में सबसे बड़ी बाधा है। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को। 1.6 ग्राम विकास का क्षेत्र। ग्राम विकास का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इस विषय को केवल आर्थिक गतिविधियों और उत्पादन की वृद्धि तक ही सीमित नहीं करना चाहिए, जो कि ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि करता है, बल्कि ग्रामीण लोगों के जीवन, विशेषकर गरीब लोगों के स्वयं का भरण पोषण और सामाजिक आर्थिक उत्थान को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। 1.6.1 ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास। कृषि का विकास। कृषि विकास ग्राम विकास का प्रमुख क्षेत्र है। कृषि ग्राम विकास का प्रमुख क्षेत्र होने के कारण इसको लगातार भरण पोषण के स्तर पर नहीं रखा जाना चाहिए। कृषि उत्पादों की वृद्धि करने पर यह बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है और सभी कृषि संबंधी निवेश के प्रयोग में लगातार सुधार हो रहा है। इसके साथ भूमि, जल, बिजली और जैविक संसाधनों के संरक्षण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। इसमें निम्नलिखित पक्ष शामिल किए गए हैं। 1.6.1.1 उत्पादन वृद्धि के लिए प्रयास। उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सिंचाई सुविधाएं, खाद, उच्च श्रेणी के विभिन्न बीजों की गुणवत्ता और कीटनाशक दवाओं का सार्वजनिकरण, प्रदर्शन और उनकी उपलब्धता के लिए प्रचार करने को इसके रचना तंत्र में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। बांधों, तालाबों, टैंकों, जोहड़ों और नहरों के निर्माण के माध्यम से सिंचाई की अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। मशीनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे कि पंपों और संकलर सेट, तथा सिंचाई के लिए भूमि जल के प्रयोग के लिए बिजली का प्रयोग करके कृषि उत्पादनों में सहजता से वृद्धि की जा सकती है। पौधों या फसलों के लिए कीटनाशक दवाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कीटों और जानवरों से फसल को बचाते हैं, क्योंकि इन कीटों और जानवरों के कारण फसल के आरंभ में और फसल के पकने पर दोनों की स्थितियों में फसल को हानि पहुंचाते हैं।
इन सब साधनों का प्रयोग बहुत ही सोच समझकर करना और इस संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों और समुचित सलाह लेने पर इसका निष्पादन किया जाना चाहिए, क्योंकि लापरवाही के कारण स्वास्थ्य के लिए जोखिम उठाने पड़ सकते हैं और लाभ के स्थान पर अधिक हानि होने की संभावना बन जाती है। 1.6.1.2 उत्पादन का प्रबंधन। कृषि उत्पादों का प्रबंधन नितांत आवश्यक है, क्योंकि कृषि उत्पादनों में अस्थिरता और उतार चढ़ाव बहुत अधिक होता है। सूखा पड़ना और बाढ़ का आना जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं जो प्रायः आती रहती हैं। ये सब कृषि उत्पादों से विशेष रूप से संबंधित हैं, क्योंकि इनके होने से फसलों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। फसलों का बीमा करने जैसे योजनाएं लागू करने या अपनाने से जोखिम कम हो जाते हैं, इसलिए बहुत फसलों का बीमा कराना बहुत ही आवश्यक है। कृषि उत्पादों और इनके मूल्य निर्धारण करना, उनकी वितरण व्यवस्था को स्थापित करने से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए आवश्यक और लाभकारी व्यवस्थाएं हैं। 1.6.1.3 कृषि अनुसंधान। ग्राम विकास के लिए अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अनुसंधान ग्राम विकास के लिए नई तकनीकों और प्रौद्योगिकियों की खोज करता है, जो यह निश्चित करता है कि लाभ के वास्तविक लक्ष्यों और उसकी आपूर्ति को भी निश्चित करता है। उदाहरण के लिए, कृषि अनुसंधान के कारण ही 1960 के दशक में भारत के पूर्वी पश्चिमी भागों में हरित क्रांति लाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी के कारण कृषि ने अपना लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि कृषि विज्ञान में अनुसंधान के प्रयास, निवेश और उत्पादन के बीच बहुत गहरा संबंध है, जो प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। यह बहुत ही आवश्यक है कि ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास किया जाना चाहिए जो कम खर्च या लागत में उपलब्ध हो सके, जिसके माध्यम से छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए भी प्रयोग में आ सकें और उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सकें। यह भी बहुत ही आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े आधारित विकास की स्थापना की जाए। 1.6.1.4 भूमि सुधार। भूमि सुधार कृषि विकास को सीधे प्रभावित करता है। भूमि सुधारों के उपायों में भूमि रखने की सीमा और चकबंदी करना आदि भूमि धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वास्तविक भूमि जोतने वालों को काश्तकारी अधिकार प्राप्त होना चाहिए। भूमि धारण के लिए चकबंदी से भूमि अधिक उत्पादन देना आरंभ कर देती है, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे हुए खेतों को चकबंदी से एक साथ कर दिया जाता है और भूमि की सीमा निश्चित करने या निर्धारण करने से कोई भी किसान अत्यधिक भूमि पर कब्जा नहीं कर सकता है। कई बार इस तरह की भूमि व्यर्थ में पड़ी रहती है जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। अतिरिक्त या फालतू पड़ी भूमि को भूमिहीन श्रमिकों में वितरण करने से उत्पादन में वृद्धि होती है और संपत्ति वितरण से समाज में असमानता कम होती है और गरीबों को सीधा लाभ मिलता है। 1.6.1.5 संबद्ध क्षेत्रों का विकास। पशुपालन, दुग्धशाला, मछली पालन, सुअर पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन, वानिकीकरण, कृषि और बागवानी को मिलाकर संबद्ध क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र श्रम से संबंधित होते हैं, इससे रोजगार के साधन उत्पन्न किए जा सकते हैं और अतिरिक्त आय होने लगती है। इस तरह से भूमि पर पड़ा दबाव कम होता है। 1.6.1.6 ग्राम उद्योगों का विकास। ग्राम उद्योगों की परिभाषा इस तरह से की जा सकती है कि ये गांव में स्थित होते हैं, आकार में छोटे और स्थानीय साधनों पर निर्भर होते हैं। कुटीर उद्योगों को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। इसके माध्यम से अतिरिक्त रोजगार की उत्पत्ति होती है और ग्रामीण लोगों को अतिरिक्त आय होने लगती है। तकनीकी ज्ञान और वित्तीय सहायता देकर स्थानीय लोगों को ग्राम उद्योगों की स्थापना करने में सहायता दी जा सकती है। 1.6.2 संरचना का विकास। संरचना का अर्थ वे संस्थान और सुविधाएं हैं जो मूल रूप से किसी क्षेत्र का विकास करने के लिए आवश्यक हैं। ग्राम विकास के लिए निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है। 1. सामान और यात्रियों की आवाजाही यानी कि भार वाहनों, परिवहनों के संचालन के लिए सड़क और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का विकास हो और उसे सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाए। इनको शहरी केंद्रों और गांवों से एक दूसरे को जोड़ा जाए, उनको संबद्ध किया जाए। 2. कृषि और अन्य ग्रामीण गतिविधियों के संचालन के लिए वित्त उपलब्ध कराने के लिए बैंकों के रूप में औपचारिक ऋण संरचना का विस्तार करना।
ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की स्थापना की संख्या बढ़ाना ही समुचित नहीं है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि ग्रामीण जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए आसानी से पहुंच होनी चाहिए, अर्थात उनकी आवश्यकताओं की आसानी से पूर्ति होनी चाहिए। इस संबंध में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कृषि और ग्राम विकास की अन्य गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्ति करने के लिए कुल संख्याओं की संख्या में वृद्धि की जाए, उनकी स्थापनाओं की संख्या में बढ़ोतरी की जानी चाहिए और इस संबंध में ग्रामीण समाज के गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए व्यापक रूप से ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। 3. बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित हो तथा परंपरागत ऊर्जा के प्रयोग के लिए लोगों को उत्साहित किया जाना चाहिए, जैसे कि सौर ऊर्जा, पनचक्की, दिर एनर्जी और बायोगैस इत्यादि। 4. संरचनाओं का आदान प्रदान करना तथा तुरंत प्रवाहपूर्ण संचार सूचना प्राप्त करने के लिए गांवों में संचार के नेटवर्क की स्थापना का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक। 1.8.3 सामाजिक और मानव विकास सतत विकास और उत्पादकता पूर्ण रोजगार में सहयोग देने वाले मानव संसाधनों का विकास करना। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की प्रतिष्ठा को अत्यधिक रूप से अपमानित किया जाता है, इसलिए निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष ध्यान की आवश्यकता है। 1.8.3.1 शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा ग्राम के लिए मुख्य साधन है। यह केवल इसलिए ही आवश्यक नहीं है कि इससे विकास होता है और समुचित रूप से प्रौद्योगिकी स्थायी रहती है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए ग्रामीण लोगों की प्रकृति और व्यवहार में परिवर्तन होता है। बालिकाओं में शिक्षा का विस्तार करना, उनको शिक्षित करना महिलाओं के सशक्तिकरण का मुख्य साधन है। बेहतर परिभाषित संरचित शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही अधूरी शिक्षा को छोड़ना भी कम होगा और इसके साथ ही उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था को भी जोड़ा जाए। 1.8.3.2 स्वास्थ्य सेवा का विस्तार। विकासशील विश्व के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत ही भयानक है। ऊंची जन्म दर, मातृ और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर अत्यधिक होना यह सिद्ध करता है कि इन देशों की स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों बहुत खराब हैं। इसका प्रमुख कारण निम्न स्तर की स्वास्थ्य देखभाल संरचनाओं की कमी, जिसमें अस्पताल, चिकित्सालय, सुशिक्षित चिकित्सकों और प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव शामिल हैं। उदाहरण के लिए, भारत में सूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में बहुत अधिक कमी है। इनमें से जो भी हैं, वहां केवल 12% स्वास्थ्य केंद्र हैं जो मानकों को स्वीकार करते हैं या धारण करते हैं। भारत के प्रति 16 गांवों के लिए केवल एक चिकित्सक और एक कर्मचारी होता है, जो नगण्य के समान ही है। 1.6.3.3 ग्रामीण आबादी का विकास। ग्रामीण आबादी की सामान्य स्थिति में यदि सुधार हो जाए तो ग्रामीण जीवन और आकर्षित हो सकता है और आप्रवासन की दर में भी कमी आ सकती है। प्रत्येक व्यक्ति के घर के ऊपर छत का प्रावधान होना चाहिए और इसके साथ स्वच्छ पेयजल, समुचित सफाई व्यवस्था और जल निकास या नालियों की आवासीय स्थानों पर व्यवस्था करना आवश्यक है। अच्छा और स्वास्थ्य जीवन के लिए ये सब मूल आवश्यकताएं हैं। आश्चर्य की बात यह है कि सभी या लगभग लोगों में समुचित रूप से उपलब्ध नहीं हैं। जीवाणुओं से मुक्त और रसायनों से मुक्त पेयजल को उपलब्ध कराने के लिए ऐसे हैंडपंप लगाए जाएं तथा जलापूर्ति पाइपलाइन नेटवर्क को जोड़ते हुए जल शोधन संयंत्र के टैंकों के निर्माण करके शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। जल निकास के लिए समुचित व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यह न केवल गंदा पानी ही अपितु अपशिष्ट पदार्थों को भी नालियों द्वारा बहाना अथवा साफ करना होता है तथा सुरक्षित रूप से अपशिष्टों को कम करना भी संभव हो जाए। इसके माध्यम से रोगों के जोखिमों को कम करना भी होता है। स्वच्छ शौचालयों के प्रयोग के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए और स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के लिए समाज के गरीबी से नीचे के लोगों और कमजोर वर्गों के लोगों को शौचालय बनाने के लिए विशेष वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। इसका केवल गृह अर्थ नहीं है कि मानव मल का निपटान स्वच्छता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है और स्वच्छ पर्यावरण को बनाए रखने के लिए इसका बहुत ही महत्व है। केवल इतना ही नहीं है, इसके माध्यम से मानव की प्रतिष्ठा विशेषकर महिलाओं के सम्मान और उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। 1.6.3.4 लोगों की गतिशीलता।
यह देखने में आया है कि ग्रामीण लोगों में विकास प्रक्रिया से विमुख होना, उनकी अनभिज्ञता, विलगाव, अनिच्छा आदि के कारण विकास की गति रुक जाती है। गाँवों के लोगों में क्षमता, उत्साह और उमंग की कोई कमी नहीं है। उन्हें केवल प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और सहयोग तथा सहायता की आवश्यकता है। ऐसा होने पर ग्राम विकास में लोगों की भागीदारी के माध्यम से बेहतर परिणामों की प्राप्ति की जा सकती है। ग्रामीण स्तर पर शक्ति का विकेंद्रीकरण करने से लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है। यह स्पष्ट सत्य है कि उनके जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर उनकी आवाज़ या उनकी मांगों के बारे में निर्णय निर्माण के समय में गहनता से विचार करके उनको सम्मिलित किया जाना चाहिए। इससे उनके मन में अपनापन, प्रतिष्ठा या सम्मान और प्रतिबद्धता के भाव उत्पन्न होंगे। इसके साथ ही इस तरह का वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे समुचित नेतृत्व का विकास हो सके। इससे केवल विकास के लिए आवश्यक क्षेत्रों की पहचान करने में सफलता मिलेगी, बल्कि विकल्पों के चयन करने और कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने में भी सहायता मिलेगी। लोगों के गतिशील बनाने के लिए एक और पक्ष है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि उनको तकनीकी जानकारी दी जाए, प्रबंधन के कौशल सिखाए जाएं और ग्रामीण लोगों को उचित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही उन्हें स्वसहायता समूह विकसित करने के लिए भी उत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। बोध प्रश्न -2। 1. ग्राम विकास के मूल मुद्दे क्या है? 2. ग्राम विकास के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। 1.7 सारांश। ग्राम विकास अध्ययन का एक विशेष क्षेत्र है, जैसा कि 1970 के दशक से पहले के दृष्टिकोणों से मोहभंग हो गया है। अब इस विषय पर नई रणनीतियां उभर कर हमारे सामने आई हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले उसमें केवल कृषि उत्पादों और कृषि अर्थव्यवस्था पर विशेष जोर दिया जाता था, जिससे ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ। यह महसूस किया गया था कि आर्थिक विकास को वितरणात्मक न्याय के साथ जोड़ दिया जाए ताकि व्यापक रूप से फैली हुई गरीबी और ग्रामीण क्षेत्रों की असमानता को कम किया जा सके, जो कि ग्राम विकास का महत्वपूर्ण विषय है। इस संबंध में एक विश्लेषण की अत्यंत आवश्यकता है तथा अंतर्विषयक दृष्टिकोण हो जिसमें आर्थिक कारकों को समाहित करने के साथ व्यापक सामाजिक और राजनीतिक कारकों के सहित निर्णय लेकर उनको अपनाया जाए। जैसे कि हमने ग्राम विकास के लिए चल रहे कार्यक्रमों के संबंध में चर्चा की है कि आर्थिक विकास के साथ अन्य विषयों को भी ग्राम विकास के मुख्य विषय बनाए गए हैं। इन विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, गरीबी को कम करने के उपाय और रोजगार उत्पन्न करने के लिए कदम उठाए जाएं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एकीकृत और व्यापक दृष्टिकोणों को अपनाने की अत्यंत ही आवश्यकता होगी। 1.8 प्रमुख शब्द। विकास, व्यापक प्रगति या समृद्धि जिसमें मानव जीवन के सभी पक्षों को सम्मिलित किया जाए। गरीबी, कुपोषण, भूखमरी, खराब स्वास्थ्य, निरक्षरता और बहुत कमाई के लक्षणों से परिपूर्ण जीवन की स्थिति। लोगों की गतिशीलता, निर्णय लेने की प्रक्रिया और विकास प्रक्रिया में शामिल लोग। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।